आइए आज एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को मानव इतिहास के सबसे खौफनाक युद्ध में ढकेल दिया। कैसे सिर्फ एक इंसान की महत्वाकांक्षा, भारी आर्थिक तबाही और देशों के बीच की पुरानी दुश्मनी ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़काई। चलिए इस पूरी कड़ी को गहराई से समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 7 करोड़ से ज्यादा जानें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस खौफनाक तबाही का सबूत है जिसमें बसे बसाए शहर नक्शे से पूरी तरह मिट गए। दुनिया भर में डर का माहौल था और इसी दौरान इंसान ने पहली बार एक बेहद भयानक परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल किया। तो एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बदला, डर, चरमराती अर्थव्यवस्था और एक खतरनाक विचारधारा की ये चेन रिएक्शन आखिर 1939 से 1945 के बीच एक भयंकर ग्लोबल वॉर में कैसे तब्दील हो गई। इस घटना का स्केल समझने के लिए हमें देखना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कैसे दो कट्टर विरोधी गुटों में बंट गई थीं। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी एलाइज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका शामिल थे, और उनके ठीक सामने खड़े थे धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान। लेकिन ध्यान रहे, ये बंटवारा कोई रातों रात नहीं हुआ था। तबाही की इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद के परिणामों से होती है। इसकी जड़ें 1918 से जुड़ी हैं, जब पहले विश्व युद्ध के बाद जीतने वाले देशों ने हारे हुए जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी। इसके नियम इतने कड़े थे कि जर्मनी को भारी जुर्माना देना पड़ा, अपनी सेना कम करनी पड़ी और अपने ही कई इलाके छोड़ने पड़े। नतीजा, जर्मनी की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई, बेरोजगारी चरम पर थी और लोगों में एक भयंकर गुस्सा उबल रहा था। और ठीक इसी निराशा, गरीबी और गुस्से के माहौल के बीच एंट्री होती है एक पूर्व सैनिक की, एडोल्फ हिटलर। ये कोई आम नेता नहीं था। उसकी भाषण देने की कला गजब की थी। उसने बड़ी ही चालाकी से जर्मनी की बदहाली का सारा दोष दूसरे देशों पर मढ़ दिया और लोगों से जर्मनी का पुराना गौरव वापस लौटाने का वादा किया। सत्ता पर कब्जा करने का उसका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। 1933 में चांसलर बनते ही उसने सबसे पहले लोकतंत्र का गला घोंटा, फिर दुनिया की नज़रों से छिपकर अपनी सेना को ताकतवर बनाना शुरू किया और चरम राष्ट्रवाद का नशा देकर पूरी जनता को अपने पीछे खड़ा कर लिया। ये सब एक बहुत ही खतरनाक साजिश का हिस्सा था। अब ऐसे में बाकी देश क्या कर रहे थे? देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पहले विश्व युद्ध की तबाही से इतने डरे हुए थे कि वो किसी भी कीमत पर नया युद्ध नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुष्टीकरण या अपीजमेंट की नीति अपनाई। उन्हें लगा कि चलो हिटलर की कुछ छोटी मोटी मांगें मान लेते हैं, शायद वो शांत हो जाए और युद्ध टल जाए। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत साबित हुई। छूट मिलने से हिटलर का हौसला और बढ़ गया। उसने तेजी से ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया और फिर जब 1939 में उसने पोलैंड पर धावा बोला तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। आखिरकार ब्रिटेन और फ्रांस को मजबूरन युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ी। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी का जो दबदबा था वो सच में खौफनाक था। उनकी रणनीति थी ब्लिट्जक्रीग यानी लाइटनिंग वॉर। इसे अगर फिजिक्स के स्पीड फॉर्मूले की तरह समझें तो इसका एक ही मकसद था, दुश्मन पर इतनी भयानक रफ्तार से हमला करो कि उसे सोचने तक का मौका ना मिले। जीरो रिएक्शन टाइम। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने भारी टैंकों, फुर्तीले फाइटर प्लेन्स और बहुत तेज गति वाली सेना का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया। इस बेजोड़ रफ्तार का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पोलैंड और नॉर्वे को तो आसानी से रौंद ही दिया, और यकीन मानिए फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को भी सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी की इस लगातार जीत के साथ ही इस युद्ध का दायरा बढ़ने लगा। अब जर्मनी के खेमे में बेनितो मुसोलिनी का इटली और एक बेहद महत्वाकांक्षी देश जापान भी शामिल हो गया था। जापान पहले से ही अपना खुद का एक विशाल साम्राज्य बनाने के लिए चीन जैसे एशियाई क्षेत्रों पर बेरहमी से कब्जा कर रहा था। इसके बाद 1941 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस युद्ध को सही मायनों में एक ग्लोबल वॉर बना दिया। जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे एक बहुत ही भयानक सरप्राइज अटैक कर दिया। इस एक हमले ने अमेरिका को सीधे इस युद्ध के अखाड़े में खींच लिया। पर दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर खड़े सैनिक नहीं लड़ रहे थे। पर्दे के पीछे पूरे समाज की एक मशीनरी काम कर रही थी। फैक्ट्रियों में दिन रात हथियार बन रहे थे, वैज्ञानिक नई तकनीकें ईजाद कर रहे थे,
जासूस खुफिया जानकारियां चुरा रहे थे और सरकारें रेडियो फिल्मों के जरिए बड़े पैमाने पर अपना प्रोपेगेंडा फैला रही थीं। इसी दौरान कुछ ऐसी चीजें भी हुईं जो अक्सर इतिहास के पन्नों में छिप जाती हैं, जैसे कि सीक्रेट कोड तोड़ने के लिए सबसे शुरुआती कंप्यूटरों का आविष्कार इसी समय हुआ। जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए ऑटोबान हाईवे बनाए। और इन सबसे ऊपर जरा उन सैनिकों के भारी मानसिक दबाव के बारे में सोचिए जो लगातार 5-5 सालों तक लड़ते रहे। उस दौर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप एक स्कूल के मैदान की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ये गुट दादागिरी शुरू करता है और बाकी लोग शुरुआत में उसे इग्नोर करते हैं, पर जब वो दादागिरी हद से पार हो जाती है तो मैदान का हर एक इंसान उस विशाल और भयंकर झगड़े में खिंचता चला जाता है। बस यही सब दुनिया के स्तर पे हो रहा था। लेकिन फिर आया इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट, जहां से धुरी राष्ट्रों का पतन शुरू हुआ। जर्मनी का वो अजय रथ तब डगमगाया जब उन्होंने सोवियत संघ पर हमला करने की एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। एक तरफ पूर्व में सोवियत सेना और रूस की जानलेवा सर्दियों ने उन्हें रोक दिया, और दूसरी तरफ पश्चिम में 1944 में मित्र राष्ट्रों की भारी भरकम डी-डे लैंडिंग हो गई। जर्मनी पूरी तरह से दोनों तरफ से घिर चुका था। आखिरकार 1945 में हिटलर की आत्महत्या के साथ जर्मनी ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। अब जर्मनी तो हार चुका था, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था, और यहीं से शुरू होता है इस युद्ध का परमाणु अंत। अमेरिका इस युद्ध को तुरंत खत्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने इंसान के बनाए अब तक के सबसे खौफनाक हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस भयानक अंत की नींव आइंस्टाइन के मशहूर E=mc² फॉर्मूले पर टिकी थी। इस फॉर्मूले ने साबित किया कि कैसे एक बहुत ही छोटे से द्रव्यमान को एक अकल्पनीय और महाविनाशकारी ऊर्जा में बदला जा सकता है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 1945 में इस भयानक ऊर्जा का असली रूप दुनिया ने देखा, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। पलक झपकते ही दोनों बड़े शहर राख के ढेर में बदल गए, लाखों लोगों की जान चली गई, और इस महाविनाश के बाद जापान को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इस वैश्विक त्रासदी ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने एक नए और खौफनाक परमाणु युग यानी न्यूक्लियर एज की शुरुआत की और नई वैश्विक महाशक्तियों को जन्म दिया। पर सबसे अहम बात, ये युद्ध हमेशा के लिए इस बात का एक क्रूर रिमाइंडर बन गया कि चरम राष्ट्रवाद और सत्ता की भूख दुनिया को किस तबाही तक ले जा सकती है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने सिर्फ तमाशा देखने के बजाय शुरुआत में ही हिटलर को सख्ती से रोक दिया होता, तो क्या 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की उस खौफनाक मौत को पूरी तरह से टाला जा सकता था?